श्री आनंद कुमार, चेयरमैन ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, श्री सतीश चंद्रा जी, चेयरमैन JNK रेरा, ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में उपस्थित विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के चेयरमैन्स, मनदीप कौर, कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, गेस्ट, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबका जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ दशकों में जिस प्रकार रियल एस्टेट सेक्टर ने प्रगति की है, उसे देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि विकसित भारत की परिकल्पना में यह सेक्टर इकॉनमी की रीढ़ बनेगा। और जैसा भी आपके अध्यक्ष आनंद कुमार जी बता रहे थे, 18% तक GDP में योगदान भी देने की सामर्थ्य इस सेक्टर में है। मार्च में जो अनुमान लगाया गया था, अभी आनंद जी ने बताया भी कि GDP में योगदान 7 से 8% के बीच में है। इसकी तेज गति से हो रही वृद्धि के पीछे अगर हम विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें आम आदमी के सपने ज़्यादा हैं। हाउसिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, कॉमर्शियल, ये चारों सब सेक्टर देश के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि रियल एस्टेट से जुड़ी जितनी भी रिसर्च या कंसल्टेंसीज की फर्म्स हैं, वो मानती हैं कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल रियल एस्टेट स्टॉक में भी आने वाले दिनों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। लग्जरी होम्स में भी इस वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 28% की ग्रोथ हुई है। बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी टाउनशिप डेवलपमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने में मदद पहुंचाई है। घर की कीमतें भी बढ़ी हैं। अनुमान किया जा रहा है कि 14%, 15% कीमतें भी बढ़ी हैं। और एक अनुमान के अनुसार 2026 में इसमें 3 से 5% की वृद्धि और हो सकती है। नीतिगत निर्णयों और रिफॉर्म्स ने भी स्वाभाविक रूप से इस सेक्टर को गति भी दी है, एक नई ऊर्जा का संचार भी किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टाउनशिप और सेटलमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में 100% FDI को मंजूरी भी अब भारत सरकार ने दे दिया है। एक रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रियल एस्टेट में फॉरेन इक्विटी इस वर्ष $3.1 बिलियन दर्ज की गई है। अगर मैं PM आवास योजना में जो 1 करोड़ नए घर बनने की स्वीकृति मिली है, तो ये मोटे तौर पर अगर एक ध्यान में हम लाएं तो 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ये होने जा रहा है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट का जिक्र अभी मेरे पहले भी हुआ है। 2030 तक हमारा रियल एस्टेट $1.04 ट्रिलियन पहुंच सकता है। और उस रिपोर्ट के अनुसार, जैसा अभी आनंद जी ने भी बताया कि एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र बन गया है। इसके साथ साथ ये भी सच है कि कई दशकों से इस सेक्टर ने अनेक चुनौतियों का भी सामना किया है। इनमें डेवलपर्स के द्वारा, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूं कि नहीं करूं, धोखाधड़ी की कार्रवाई, प्रोजेक्ट्स में देरी, पैसों का दुरुपयोग या साइफनिंग, अनेक ऐसे कारण शामिल थे।
ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें पूर्ण भुगतान के बावजूद घर खरीदारों को प्रोजेक्ट पूरा होने और उनको घर मिलने में सालों का इंतज़ार करना पड़ा है। इस सभागार में बैठे हुए भी अनेक लोग होंगे जिन्होंने इन दिक्कतों को खुद महसूस किया होगा। ऐसे अनेक डेवलपर्स थे जो एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे और घर का जो सपना देखने वाले थे उनको छत भी नसीब नहीं हो पाती थी। कर्ज और ब्याज का बोझ जरूर उनका बढ़ जाता था। कई बार खरीदारों को बेहतर सुविधाएं या ज़्यादा रिटर्न का आश्वासन देकर के नॉन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में भी निवेश करने के लिए गुमराह किया जाता था। लेआउट प्लान, सुविधाओं और प्रोजेक्ट्स के बारे में गलत जानकारी देना ये तो एक आम चलन सा था। इन सबसे निपटने के लिए बायर्स के सामने कई डेडिकेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी उस समय उपलब्ध नहीं था। कोई लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं था। आज पूरा देश घर का सपना सजोने वाले आम आदमी और सच्चे डेवलपर्स, मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रति सभी लोग कृतज्ञ हैं। 2016 में रेरा की स्थापना से एक बात तो तय हो गई कि एक व्यापक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अब देश में स्थापित हो गया है जो सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो घर खरीदने वाले हों, डेवलपर्स हों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों या गवर्नमेंट हों, इनके हितों को संतुलित रखने में सफलता मिली। एक और बात मैं कह सकता हूं कि रेरा ने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी स्थापित करने में बड़ा प्रयास किया है और इससे रियल इस्टेट का कायाकल्प होना प्रारंभ हो गया है। अब सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में स्टेट रेरा अथॉरिटीज ने लगभग 1.5 लाख शिकायतों का निवारण करके होम बायर्स को राहत पहुंचाने का काम किया है। लेकिन चुनौतियां समाप्त नहीं होती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। और मेरे पूर्व भी आपने जिक्र भी किया, मैं भी मानता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग ये एक बड़ी चुनौती हमारे भारत जैसे देश के लिए है। रियल इस्टेट में जो प्रगति हुई है, हर वर्ष घर के दाम बढ़ रहे हैं। बड़े और छोटे शहरों में मध्यम वर्ग के सामने एक बड़ा संकट है कि वो अपने लिए छत का इंतजाम कैसे करें। पिछले कई वर्षों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लग्जरी हाउसिंग में हुआ है। मध्यम वर्गीय परिवारों को सरकार के भरोसे ज़्यादातर छोड़ दिया गया। मुझे लगता है कि अभी ये समय आ गया है और आप सबसे आग्रह होगा कि प्राइवेट सेक्टर और रियल इस्टेट डेवलपर किफ़ायती मकानों को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। उसमें कैसे उनकी भूमिका बढ़ सकती है, इस पर आप सब 2 दिन जरूर चर्चा करें। एक और चुनौती जो सामान्य रूप से व्यवहारिक रूप में देखने में आती है वो मोनोपोली की है। इस वर्ष जुलाई में एक बिजनेस अखबार में खबर छपी थी और उसने लिखा था कि भारत के टॉप रियल इस्टेट डेवलपर्स उनका वैल्यूएशन लगभग 16 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है। और उसने ये भी कहा कि कुवैत की कुल जीडीपी से ये आगे निकल गया है। इससे कुछ विशेष डेवलपर्स का वर्चस्व भी बढ़ गया है और मुझे लगता है कि ये उचित समय होगा कि सेक्टर के ग्रोथ के लिए इसे कैसे और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है ताकि मार्केट में प्रवेश कर रहे नए डेवलपर्स को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। सामान्य तौर पर आपने भी ध्यान दिया होगा, मैंने तो नोटिस किया है कि डेवलपर्स के प्रोजेक्ट के आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, इनके रहने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होती है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आप सबको जरूर विचार करना चाहिए। रियल इस्टेट डेवलपर कामगारों के परिवारों के लिए कम से कम 2
सुविधाओं का इंतजाम करें, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक उनका स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा, रहने का इंतज़ाम। आपके लिए जो घर बना रहा है उसका कल्याण मुझे लगता है कि प्राथमिकता में होना ही चाहिए। और इस फोरम पर जुटे हुए सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो डेवलपर्स के ग्रुप जैसे नरेटको है या वो दूसरा, उनके साथ बातचीत करके हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कामगार और उनके परिवार किस तरह से अपनी बुनियादी ज़रूरतों को या अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे समझ में आती है कि सभी राज्यों या यूटीज़ में हाउसिंग से जुड़े जो रूल्स हैं, नियम हैं, उनमें कैसे हार्मनी हो सकती है, एकरूपता कैसे हो सकती है, एक दूसरा विचार का विषय हो सकता है। रेरा अथॉरिटीज़ की निरंतर कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। हम सब आज टेक्नोलॉजी के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के द्वारा प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग को कैसे और तेज गति दे सकते हैं। एक और बात मेरे ध्यान में एक नागरिक के तौर पर आती है कि एक समस्या जागरूकता की भी, अवेयरनेस की भी है। जहां रेरा के 9 वर्ष की यात्रा के बावजूद अभी छोटे शहरों में मुझे लगता है कि घर के खरीदारों में उनके अपने अधिकारों की जानकारी का अभी भी नितांत अभाव है। अगर इस दिशा में ये फोरम कुछ विचार करके अवेयरनेस कैंपेन कैसे चलाया जाए जिससे सामान्य व्यक्ति को सहूलियत हो सके और ऐसे प्रोजेक्ट में अपनी गाढ़ी कमाई लगाने से वो बच जाएंगे ज़िंदगी भर की कमाई, जो न पूरा होने वाला है न प्रूव्ड है। मैं जानता हूँ आप में से यहाँ उपस्थित बहुत सारे अधिकारी इन विषयों पर ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि रेरा के विज़न के मुताबिक आप एक ऐसा इकोसिस्टम देश में विकसित करने में कामयाब होंगे जहां ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, निष्पक्षता हो और एक सामान्य व्यक्ति जो घर का सपना देखता है उसके साथ अधिकतम न्याय कैसे मिल सके। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक दूसरा बड़ा अवसर जो अभी उपलब्ध हुआ है, 1 लाख करोड़ रुपए के न्यू अर्बन चैलेंज फंड के रूप में आया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के 300 शहरों को रीडेवलप करने के लिए इस फंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट डेवलपर्स को मिल करके एक साथ काम करना है। मुझे विश्वास है ये इनिशिएटिव हमारे शहरों को ग्रोथ हब या ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित कर सकेगा और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, इनोवेशन, सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित करने में मदद भी करेगा। मैंने शुरुआत में ही एक बात कही कि विकसित भारत में आपके सेक्टर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को मुझे लगता है समतामूलक विकास और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को केंद्र में रख करके आगे अगर हम बढ़ें तो मुझे लगता है कि उस लक्ष्य में हम सफल हो सकेंगे। आप सबने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया, मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 2 दिन की सार्थक चर्चा के बाद इस सेक्टर की तस्वीर बदलने में आप सब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। फिर से आप सबका एक बार स्वागत करते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।